आज का नया अध्याय है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग का मतलब इसे काम बनता कैसे, बिल्डिंग विल्डिंग मटेरियल ये सब होता है। देखिए कि कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पादन के रूप में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु का निर्माण कहा जाता है। किसे कहा जाता है विनिर्माण? तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान वस्तु उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। कागज की लकड़ी से इस कागज लकड़ी से प्राप्त होती है। चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात, लोहा अयस्क से और एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। और अच्छे करपकड़े के रेशे भी बनते हैं, जैसे रेशा उद्योग बनते हैं। द्वितीय कार्य में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में क्या करते हैं तो परिवर्तित करते हैं, जैसे स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधित उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में क्या करते हैं तो रोजगार पाते हैं। और इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। किसी देश के आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से ही मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व क्या होता है? विनिर्माण उद्योग सामान्यतः क्या होता है विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है, क्योंकि विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है वरन द्वितीय एवं तृतीय सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करता है। क्या करता है विनिर्माण? तो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र सेवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर निर्भरता को कम करता है। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्र में उद्योग की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। और भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित होते हैं। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। उदाहरण के लिए ले सकते हैं, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को क्या किया प्रोत्साहित किया है। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें व कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिलता है अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। जैसे देख लीजिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले 2 दशक से सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% से 17% ही है। क्या है तो सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27 से 17% है, क्योंकि 10% का भाग खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। ध्यान कीजिए कितना प्रतिशत है तो 17% विनिर्माण, 10% खनिज खनन, गैस, विद्युत ऊर्जा का हो गया। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान क्या हुआ सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35%। पिछले एक दशक में भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रति वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। और उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई। आगे आते हैं कि औद्योगिक अवस्थिति कैसी है भारत की। उद्योग की स्थापना संभवतः जटिल है और इसकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी, शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता से प्रभावित होती है। इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप क्या होता है तो विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहां ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ में होने के साथ साथ नगरीय प्रारंभ होता है और कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लाए जाते हैं और इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीयकरण साथ साथ चलते हैं। और नगर उद्योग को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा,
परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाहकार आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधा से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास केंद्रित हो जाते हैं, जिसे समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योग की स्थापना दूरदर्श देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे कि मुंबई, कोलकाता व चेन्नई में। परिणाम स्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि प्रदेश से घिरे हुए थे। जैसे और किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसके न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकार नीतियों का निपुण श्रमिक की उपलब्धता पर भी उद्योग की अवस्थिति का प्रभाव करता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में उद्योग बाजार का संबंध, निवेश, कच्चा माल अथवा उसके घटक, उत्पादन हो जाएंगे, भूमि का घटक, श्रम, पूंजी, उद्यम, परिवहन हो गया, कारखाना, परिवहन, बाजार, फिर पूंजी। यहाँ पर देख सकते हो उद्योग के आदर्श अवस्थिति क्या है, अवस्थिति। आगे आते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाए। जैसे मान लीजिए ट्रांजिस्टर, बिजली, बल्ब, वनस्पति तेल, ये सब होते हैं। मानदंड पर उद्योग को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होता है भूमिका के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, पूंजी निवेश के आधार पर और प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। पहला देखेंगे कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। एक होता है कृषि आधारित, एक होता है खनिज आधारित कच्चे माल के स्रोत में। सूती वस्त्र और सब हो गया, ये सब ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी, ये सब कृषि आधारित। खनिज हो गया लोहा, इस्पात, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार, पेट्रो रसायन, ये सब नाम से ही जिसे पता चल रहा है स्रोत के आधार पर। आगे आते प्रमुख भूमिका के आधार पर। एक होता है आधारभूत उद्योग, एक होता है उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग। क्या होता है आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं। और उपभोक्ता उद्योग क्या करता है, जो उत्पादन उपभोक्ता के सीधे प्रयोग होते हैं, जैसे कि चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखा, सिलाई मशीन, ये सब होते हैं भूमिका के आधार पर। आगे आते हैं पूंजी निवेश के आधार पर। तो क्या होता है एक लघु उद्योग की परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिक्षेप में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तन होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की गई है और यह निवेश मूल्य समय के साथ बदलता गया है। और वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपये तक स्वीकार्य है पूंजी निवेश के आधार पर। अगला आते हैं, अगला होता है कि उद्योग में स्वामित्व के आधार पर। तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे मान लीजिए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल हो गया आदि, ये सब होता है। निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित, जैसे टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गया, डाबर हो गया, ये सब निजी में आ जाएगा, जिनके एक व्यक्ति के स्वामित्व या उसके संचालन द्वारा। एक होता संयुक्त उद्योग, वैसा उद्योग जिसमें राज्य के सरकार और निजी क्षेत्र का संयुक्त प्रयास से चला जाता है, जैसे ऑल इंडिया OIL हो गया, ये सब हो जाते हैं। चलिए अगला आते हैं, एक आता सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व क्या होता है सरकारी उद्योग का, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों और श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है और संसाधन का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे कि महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग हो जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित, ये सब सहकारी उद्योग। मतलब स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों श्रमिकों दोनों के हाथ में होता है। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर एक होता है। तो भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि होता है। हल्के उद्योग जो कि कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग होता है और हल्के कच्चे माल का उत्पादन, जैसे विद्युतीय उद्योग। आगे आता है कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर जैसे हम पढ़े थे ना, प्रमुख कच्चे माल के आधार पर, तो पहला कृषि था। तो जैसे हो गया कृषि आधारित सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, चीनी, सूती मिल, ये वनस्पति तेल उद्योग आदि, ये कृषि आधारित होता है। जैसे वस्त्र उद्योग पढ़ लेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र का अपना अलग महत्व, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्व 14% है और यह लगभग 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि के पश्चात दूसरा बड़ा उद्योग है तथा लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। कितना था? 24.6%। सकल घरेलू उत्पादन में इसकी भागीदारी 4%। GDP में कितना है? तो 4%। देश का यह अकेला उद्योग है जो कि कच्चे माल में से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक
की श्रृंखला में परिपूर्ण आत्मनिर्भर है। क्या है? तो देश का यह अकेला उद्योग जो कि कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। आगे आ सकते हैं। देखिए कच्चा राग हो गया, धनाई रेशा उत्पादन, कच्चा रेशा धुनाई, कटाई, बुनाई, सूती वस्त्र गारमेंट बनते हैं। चलिए आगे आते हैं। सूती वस्त्र का उद्योग। प्राचीन काल में भारत में सूती वस्त्र हाथ से कटाई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते हैं। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा और औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के निर्मित मशीन निर्मित वस्तुओं से स्पर्धा नहीं कर पाए। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 मुंबई में लगाया गया था। कब? तो 14 में शायद। और पहला सफल कब लगा? तो मुंबई में 1854। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था, और ऐसे में इंग्लैंड ने कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। आगे आते हैं। पहला कब हुआ सूती वस्त्र का सफल सूती वस्त्र कहाँ लगाया गया? तो मुंबई में 1854। नवंबर 2011 तक देश में लगभग 1946 सूती तथा कृत्रिम रेशे के कपड़े मिले थे। इनमें से 80% निजी क्षेत्र में, 80 सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में। इसके अंतर्गत कई हजार छोटी इकाइयाँ, जिनमें से 4 से 10 हथकरघे। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे, और कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पतनों की और समीपता और श्रम, नमीयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है, और कृषकों कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वाले, कटाई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिजाइन बनाने वाले और पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वाले को यह जीविका प्रदान करता है। और इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल, स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है, और फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कटाई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, काशीदार आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन को ये बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है। कैसा है? तो विश्व स्तर का। लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागों का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता है। बुनाई के कार्य हथकरघा, विद्युत करघों व मिलों में होता है, और हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। आगे आते हैं। महात्मा गांधी ने सूत काटने तथा खादी बुनने पर बल दिया था, ये ध्यान रख लीजिएगा। ये सब ये नया वाला आ जाएगा इसका सूती वस्त्र में। चलिए अगले आते हैं। आंकड़ों पर पढ़े तथा वस्त्र निर्माण में मिलों की भागीदारी को जाने। ये हथकरघे का है, विद्युत करघे का, ये सब नया नया आता रहता है। भारत जापान को सूत निर्यात करता है, और भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और अफ्रीका का देश है। आगे आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना भी ये क्या कहते हैं, सूती वस्त्र हो, ऊनी वस्त्र, लाल वाला सूती वस्त्र, काला गोला जो सूती वस्त्र हो जाएगा, और वो तिरछा वाला जो रेशम वस्त्र कहाँ है? तो कोलार हो जाएगा, मैसूर हो जाएगा, और बेंगलुरु हो जाएगा रेशम वस्त्र के लिए। एक हो जाएगा बाकरा हो जाएगा, फिर श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, ये सब हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर सूती वस्त्र के लिए तो देखिए कितना है। देवास, उज्जैन, इंदौर, बड़ौदा, पोरबंदर, अहमदाबाद, राजकोट और सूरत, बहुत सारा है इसमें, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, मैप में। कानपुर उनपुर ये सब ऊनी वस्त्र के लिए हैं। चलिए आगे आते हैं। टाकुओं की क्षमता के रूप में भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। इसमें चीन का प्रथम स्थान। भारत में इसकी संख्या 2011-12 के अनुसार 431.3 लाख थी, और 1980 के दशक के मध्य में कताई क्षेत्र को भरपूर महत्व दिया जा रहा था। सूती रेशे विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है, लेकिन तैयार वस्त्र के कुल व्यापार में यह हिस्सा केवल 4% ही है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम है, लेकिन बुनाई और कटाई तथा प्रक्रमण इकाई या देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाता, और इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयाँ ही हैं, जिनका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को पूरा कर पाना है।
और यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे बहुत से कटाई करने वाले सूती धागे का निर्यात करता है, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर यह पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। रेशों से धागा और धागे से कपड़ा और कपड़े से परिधान बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। यद्यपि लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। 1516 में 301.5 लाख गांठें और प्रत्येक 170 किलोग्राम दर्ज की, तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी का उपयोग करने की आवश्यकता है। और अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्त्र में उद्योग में प्रतिस्पर्धा है। आगे आते हैं वस्त्र उद्योग के बाद पटसन उद्योग। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात है दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इसमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक श्रृंखला मेखला में स्थित है। लेकिन अब पटसन में क्या हुआ है, भारत पहला स्थान आ गया है करंट के डाटा के अनुसार। पहला पटसन उद्योग कहाँ पर है, तो कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में खोला गया था। कहाँ, तो पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में 1855 में खोला गया था, लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिले तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादन क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चली गई। लेकिन पहला कब खोला गया था, 1855 में। हुगली नदी तट पर इसके निकटता होने के निम्न कारण है। पटसन उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल और कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना और कच्चे पटसन को संभावित करने में प्रचुर जल पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य जैसे उड़ीसा हो गया, बिहार, उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना और कर्नाटक का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग बीमा कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पतन की सुविधा प्रदान करना आदि सम्मिलित है। वर्ष 2010-11 में पटसन उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 3.7 लाख श्रमिकों को और जूट व मेस्टा की खेती करने वाले अन्य 40 लाख छोटे व सीमांत कृषकों को रोजगार मुहैया कराता है। और इस उद्योग से अन्य अनेक लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े। और इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिली है। और यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीतियों के कारण इसके घरेलू मांग बढ़ी है और तथापि मांग बढ़ने हेतु उत्पादन में विविधता भी आई है। और सन 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति अपनाई गई, जिसके कारण मुख्य उद्देश्य पटसन का उत्पादन बढ़ाना और गुणवत्ता के आधार पर गुणवत्ता में सुधार करना। पटसन उत्पादन किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादों को बढ़ाना। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका हो जाएंगे, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया है। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन जैव नवीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादन के लिए अवसर प्रदान किया। आगे आते हैं चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांड साड़ी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है ढोने में। और चीनी उद्योग की आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए, वर्ष 2010-11 में देश में 662 से अधिक चीनी मिले, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली हुई थी। चीनी मिलों का 7% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। कहाँ है चीनी मिलें, 60% उत्तर प्रदेश, बिहार में, जो कि अब नहीं है। और यह उद्योग मौसमी है और अतः सहकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। क्या पिछले कुछ वर्षों में इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है और इसका मुख्य कारण यहाँ गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रही है। और इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ है कि इस उद्योग का अल्पकालीन होना, पुरानी व असक्षम
तकनीक का इस्तेमाल होना, परिवहन अक्षमता के से गन्ने का समय पर कारखाने न पहुंचना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना होता है। आगे आते हैं खनिज आधारित उद्योग। वे उद्योग जो खनिज व धातु व कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं और खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बड़ी मशीनरी पर निर्भर है। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा और चिकित्सक, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इनमें प्रयुक्त कच्चा माल तथा प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का इस्तेमाल है और इस्पात को कठोर बनाने के इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। और याद रहे, इससे ये निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता होती है। जैसे कि देख सकते हैं आप लोग इस्पात निर्माण की प्रक्रिया। जैसे देखिए इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में देखिए यहाँ पर कच्चे माल का कारखानों तथा परिवर्तन, फिर झोंकधारी भट्टी, लौह इसका गलाया जाना, चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जिसमें मिलाया जाना, धातु का मैल हटाना और अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना, ढलवा लोहा और तरल पदार्थों के सांचों में डालना जाता है जिसे ढलवा लोहा तैयार किया जाता है। इस्पात बनाना, ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाना, धातु को आकार देना, लास्ट में रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई करना। आगे आते हैं जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में जितना भी लौह संयंत्र स्थान है, ये देखिए और भी नए नए होंगे। ये 2000 डेट कब के है इसका नहीं दिया हुआ, ठीक है, नहीं तो 11 का है शायद, 11-12 के बाद का है, 15-16 का शायद। एक भद्रावती में हो जाएगी। भद्रावती कहाँ पड़ती है तो कर्नाटक में। फिर विजयनगर हो जाएगी, वो भी कर्नाटक में, 2 लौह इस्पात है। एक सेलम हो जाएगा तमिलनाडु में, एक विशाखापट्टनम में हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, फिर एक भिलाई में हो जाएगा, भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला हो जाएगा उड़ीसा में, जमशेदपुर झारखंड में, बोकारो झारखंड में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बर्नपुर पश्चिम बंगाल। ये सब क्या हो जाएगा तो लौह इस्पात हो जाएगा। कहाँ कहाँ तो बर्नपुर हो जाएगा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, बोकारो जमशेदपुर झारखंड, राउरकेला उड़ीसा, भिलाई हो जाएगा छत्तीसगढ़, विशाखापट्टनम हो जाएगा कहाँ तो आंध्र प्रदेश, विजयनगर और भद्रावती कर्नाटक और सेलम तमिलनाडु। चलिए आगे आते हैं। वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन उत्पादन का विनिर्माण कर संसार में कच्चा उत्पादों में तीसरा स्थान पर था और यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक था। और इसका अधिक उत्पादन के बावजूद 2016 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलोग्राम थी, जबकि इस समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 किलोग्राम है। भारत में कुल इस्पात उत्पादन में कितना है तो 2000 देख सकते हैं। 2016 से नया वाला करंट का डाटा नहीं है, नहीं तो बता देते, अभी करंट में चेंज हुआ होगा। मिनी इस्पात उद्योग। मिनी इस्पात उद्योग क्या होता है तो छोटे संयंत्र है जिसमें विद्युत भट्टी, रद्दी, इस्पात व स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है रील रोलर्स होता है जिसमें इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है और ये हल्के स्टील या निर्धारण अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात की उत्पादन करता है। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल को क्या करता है तो एक स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने तक की उसे ढालने का, उसे आकार देने का प्रत्येक क्रिया की जाती है, उसे हम संकलित इस्पात संयंत्र कहते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। किसके तो सेल के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र में बेचते हैं सभी उपक्रम। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। कब तो 1950 के दशक में। और आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है और इस्पात की सर्वाधिक खपत करने वाला देश भी कौन हो जाएगा तो चीन हो जाएगा। जिससे देख लीजिए
भारत में छोटा नागपुर के पठार क्षेत्र में अधिकांशतः लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित है। छोटा नागपुर कहाँ था? झारखंड। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थिति है और इसमें लौह अयस्क की कम लागत है। उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इसकी मांग की विशालता संभाव्यता सम्मिलित है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह उत्पादक देश है और तथापि हम इसके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए। इसके निम्न कारण है कि उच्च लागत तथा कोकिंग, कोयले की सीमित उपलब्धता और कम श्रमिक उपलब्धता और ऊर्जा की अनियमित पूर्ति और अविकसित अवसंरचना आदि हो सकते हैं। हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं और हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पर क्या है तो पर्याप्त है। चलिए।